वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है और ऐसे में जब हम वीडियो डाले थे तो बहुत लोग का यही कहना था कि सर सेट लाइए सेट लाइए। देखिए सेट तो हम आपको देंगे, सेट तो जो है आपको 4 सेट देंगे जिसके अंदर से ही लगभग 70 से 80% जो आपका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो इसी के अंदर से होगा, इतना तो निश्चित है। तो देखिए अगर आप लोग सेट कंप्लीट कर लेते हैं एग्ज़ाम तक, जब तक मैं सेट दे रहा हूँ, अगर तब तक आप सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से हेल्प हो जाएगा। सीधी सीधी बातें हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए आपका जो क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं आज बिहेवियर साइंस के ऊपर लेकर आए हैं। इसमें जो है हम लोग कुछ बातें करेंगे साइकोलॉजी से और कुछ बातें करेंगे हम लोग सोशियोलॉजी से। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्मृति का क्या मतलब होता है, इसे परिभाषित करना है, ठीक है। मेमोरी यानी स्मृति जिसे हम लोग मेमोरी कहते हैं। देखिए मेमोरी एक होता है मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक क्रिया है, ठीक है। मेमोरी जिसमें व्यक्ति अपने पिछले के अनुभव को, उद्दीपकों के सीखे गए अनुभवों को मस्तिष्क में संग्रह करके रखता है। जैसे मानिए स्मृति हमारा एक मानसिक प्रक्रिया है, मन में ही होने वाला प्रक्रिया है, कार्य है, जिसमें अगर हम पिछले कोई भी पास्ट में जो भी हम काम किए हैं, जो भी कुछ हम जो है याद किए हैं, सब का संग्रह जो है कहाँ होता है, इसी आपके उद्दीपक में, इसी जो है मस्तिष्क में संग्रह होता है, जिसे हम लोग मेमोरी कहते हैं, ठीक है। मेमोरी का मतलब ही होता है कि ये स्टोरेज मतलब संग्रह करके रखना, तथा आवश्यकता पड़ने पर इन उद्दीपकों तथा अनुभवों को चेतन मन में लाना, समझ गए। और जब आवश्यक पड़े, जैसे हम मतलब कोई भी चीज़ हम पहले कोई चीज़ याद किए हैं, जैसे मानिए हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है, अब हम जितने भी क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं वो सब कहाँ है, हमारे माइंड में स्टोर है। सिर्फ आप उसको जैसे ही रिकॉल करेंगे, जैसे ही उसको जो है आप अपने दिमाग में सोचेंगे, पुनः याद करेंगे, तो सीधा वो माइंड में स्टोर जो है मेमोरी में, वह सीधा आपके माइंड में आ जाएगा। माइंड के किस भाग में आएगा, चेतन मन में आएगा, मतलब जागृति जो मन है वहाँ पे आएगा और आपके जो है उस क्वेश्चन के बारे में आंसर ख्याल आ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो वही चीज़ें कहता है कि मेमोरी एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पिछले के अनुभवों को या उद्दीपकों के जो है मस्तिष्क में संग्रह रखने का कार्य करता है, ठीक है। और आवश्यक पड़ने पर इसे जो है पुनः अनुभवों को और उद्दीपकों को ज़रूरत पड़ने पर हम जो है चेतन मन में मतलब कॉन्शियस क्षेत्र में लाते हैं, ठीक है। जैसे कोई छात्र है और वो पिछले कई वर्षों से जो भी याद किया है और वो आप उसके माइंड में जो है स्टोरेज है, जब उसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो साल भर पहले पढ़ा है उसको पूछा जाएगा और अगर याद होगा, जो अगर उसके मेमोरी में स्टोर होगा तो याद करने पर उसे जो है माइंड में आ जाएगा और वो लिख देगा। अगर वो भूल गया होगा तो क्या होगा कि वह भूल जाएगा, तो वह नहीं लिख पाएगा क्योंकि उसके स्टोरेज से, मेमोरी से वो चीज़ें उड़ गया है। तो यही आपका मेमोरी होता है, समझ गए। चलिए परिभाषा क्या होता है मेमोरी का, तो देखिए साइकोलॉजिस्ट एक आपके वुडवर्थ थे। वुडवर्थ ने कहा कि सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। मतलब पिछले के एक्सपीरियंस के, समझ गए ना, जो भी हम सीखे हैं अपने अनुभव से उसको सीधे अगर कोई उपयोग में लाना है तो उसे ही हम जो है स्मृति कहते हैं। क्योंकि कुछ भी चीज़ें आप सीख ले और वो आपके माइंड में स्टोरेज नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, तो बाद में 2 दिन 4 दिन 10 दिन साल भर महीने दिन के बाद जब भी आप उसे याद करेंगे तो आपके माइंड में से वो चीज़ें आउट हो गया होगा। तो वही जो है आपके क्या होता है, मेमोरी होता है। तो मेमोरी कहता है कि जो भी सीखे हुए अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। जो भी हम सीखे हैं उसी को अगर हम बाद में उपयोग में लाते हैं उस चीज़ को, तो वही आपका मेमोरी होता है। उपयोग में कब ला पाएंगे, जब आपके माइंड में कोई चीज़ें याद रहेगा तब ना, स्टोर रहेगा तब ना। तो वही वुडवर्थ ने कहा, समझ गए। चलिए अब मेमोरी का प्रकार बताना है कि मेमोरी का प्रकार क्या होता है, ठीक है। चलिए मेमोरी के प्रकार को हम लोग देखते हैं। देखिए मेमोरी के प्रकार में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति के अवधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जो मेमोरी है उसको जो है अवधि मतलब पीरियड के हिसाब से इसे 3 भागों में बांटा गया है। पीरियड कहा जाए तो कौन से चीज़ें जो है कितना देर तक माइंड में स्टोर रहता है, इसी पीरियड के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है।
ऐसा मेमोरी जो इमीडिएट हो, तत्कालिक हो, मतलब याद किए हुए चीज़ें जो है तत्कालिक याद रहता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है, तो वही जो है इमीडिएट मेमोरी होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब है कि पिछले अनुभव या सीखे हुए चीज़ जो है कुछ क्षण के लिए, कुछ अल्प समय के लिए होता है, तो वह जो है अल्पकालिक मेमोरी होता है। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए, और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होता है, यह मेमोरी का मतलब है कि यह मेमोरी जो है लंबे समय तक चलने वाला मेमोरी होता है। समझ गए ना? लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है जो लंबे समय तक चलने वाला मेमोरी होता है। ठीक है, तो यही जो है आपका 3 टाइप से मेमोरी होता है, याद करना आसान है। इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लीजिए। तत्कालिक मेमोरी कौन सा मेमोरी होता है? तो देखिए, जब भी कोई वस्तु या विषय का अवबोधन, परसेप्शन, मतलब उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, किसी भी चीज़ के बारे में, यानी किसी भी चीज़ के बारे में सीखते हैं, तो वह तुरंत बाद जो है उसे स्मरण करने में सहायता करती है। यह तत्कालिक स्मृति या संवेदी कहलाती है। इसका अवरोधन बहुत कम समय होता है, प्रायः जो है 1 सेकेंड या इससे भी कम इस स्मृति में किसी भी विषय वस्तु को थोड़ी ही देर के लिए याद रखा जाता है। अल्प तात्कालिक का मतलब ही होता है कि जस्ट अभी कोई चीज़ें हम जो है याद किए और थोड़ी देर के बाद जो है वह जब उसे याद करेंगे तो वह ख़त्म हो गया रहेगा। मतलब अभी याद किए और अभी ही कहीं इसका अप्लाई कर लिए, तो यही इमीडिएट होता है। मतलब इसका जो है क्षेत्र जो है, अवधि जो है, यह बिल्कुल कम समय के लिए होता है, तो यह जो है तत्कालिक चीज़ें होता है। समझ गए? इसमें बहुत कम समय के लिए यह स्मृति अपने अंदर संग्रह करके सूचनाओं को या सीखी हुई चीज़ों को रख पाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है, ये होता है शॉर्ट टर्म होता है, मतलब यह बीच बीच का मेमोरी होता है। यह स्मृति का वह प्रकार है जिसमें सूचनाओं को 15 से 30 सेकेंड तक संचित करके रखा जाता है। यह कम मात्रा की जानकारी को संग्रह करता है। शॉर्ट टर्म जो होता है, यह 15 से 30 सेकेंड तक जो है काम करता है और यह जो है बहुत कम ही चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रख पाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, समझ गए ना? नाम से यह स्पष्ट है कि अल्पकालिक मेमोरी, मतलब अल्प समय के लिए जो स्टोर करके रखेगा, वही जो है आपका अल्पकालिक स्मृति होता है। दीर्घकालिक का मतलब होता है कि कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक या फिर पूरा जीवन काल भी ये मेमोरी अपने अंदर सूचनाओं को, अनुभवों को जो है स्टोर करके रखता है और जब भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ता है तो इसी लॉन्ग टर्म मेमोरी से अपने सूचनाओं को जो है रिकॉल करता है और उसे जो है पुनः दिमाग में ला पाता है, चेतन मन में ला पाता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि ओ, हम इस चीज़ के बारे में पहले से सीखे हुए हैं, तो हमको इसको ऐसे जवाब देना है, ऐसे करना है। तो ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है, जो कई दिनों, कई महीने, कई सालों तक या फिर पूरे जीवन भी ये जो है हो सकता है चीज़ों को स्टोर करके रख पाए। ठीक है ना? चलिए, सूचना व जानकारी को लंबे समय तक संग्रहित कर सकता है, यह समय व उससे उपयोगी भी कर सकता है समय समय पर। तो यही लॉन्ग टर्म होता है, लंबे अवधि का मेमोरी। ठीक है, अब देखिए, ये तो मेमोरी के बारे में जान गए कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी का प्रकार क्या है। अब आप लोग को पता होगा कि जब दिमाग में हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो कोई ना कोई ऐसे चीज़ें होता है जो उसे याद किए हुए चीज़ को भुला देता है, भूलने पर मजबूर कर देता है, या फिर बहुत सारे रीजन होता है जिसके कारण व्यक्ति अपने चीज़ों को भूल जाता है। यानी वो चीज़ें कहीं ना कहीं व्यक्ति को याद किए हुए चीज़ों को प्रभावित करता है, जिससे वो जो याद किया हुआ चीज़ें है वो भूल जाता है आदमी। समझ गए ना? अनुभव किए हुए चीज़ें भूल जाता है, मेमोरी से डिलीट हो जाता है, और ये जो होता है आपका, यही प्रभावित करने वाले कारक होता है जो मेमोरी को प्रभावित करता है। ठीक है, या फिर ये सारे चीज़ें में अगर बेटर एक्सपीरियंस होगा तो मेमोरी में इम्प्रूव भी होता है, यानी मेमोरी में सुधार भी होता है। तो आप सभी से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक, मेमोरी को जो है इम्प्रूव करने वाले कारक बताइए, तो दोनों स्थिति में प्रभावित पूछे फिर भी और सुधार पीछे फिर भी, दोनों में आपको इसी का आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे स्मृति की प्रक्रिया को कई स्थितियां प्रभावित करती है, जिनमें से कुछ सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक होती है। कुछ सकारात्मक दशाएं जो स्मृति को बढ़ाती है, जो निम्न है। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि मेमोरी इम्प्रूव के लिए बताइए, तो यहाँ पे सकारात्मक जो चीज़ें होगा वह मेमोरी को इम्प्रूव करता है। जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव जो चीज़ें होगा वह मेमोरी को बढ़ाएगा। वहीं पे बात किया जाए निगेटिव जो चीज़ें होगा वह कहीं ना कहीं मेमोरी को लॉस करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी को बढ़ाने वाले, इम्प्रूव करने वाले सकारात्मक कंडीशन, सकारात्मक दशाएँ। यहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो यहाँ पर नकारात्मक चीज़ें हो जाएगा जो मेमोरी को
प्रभावित करता है। तो कौन से नकारात्मक और कौन से सकारात्मक है जो मेमोरी को एक बढ़ाएगा और एक मेमोरी को प्रभावित करेगा, घटाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह मेमोरी को जो है इम्प्रूव करने वाला चीज़ें हैं। स्मृति के सामग्री का स्वरूप, सामग्री का स्वरूप का मतलब होता है कि सामग्री कितना ज़्यादा क्लियरिटी है, सामग्री जो है कि उसका आकार कैसा है, सामग्री जो है नया है, समझ गए ना, नवीनता है, समझ गए ना। तो इन सभी चीज़ों पर व्यक्ति का जो है प्रभाव पड़ता है। तो पहला हो गया स्मृति सामग्री का स्वरूप, मतलब याद करने वाले या अनुभव करने वाले चीज़ों का स्वरूप कैसा है, समझ गए ना। सकारात्मक है और यह क्या करता है, मेमोरी को प्रभावित करता है या फिर मेमोरी को बढ़ाता है। ठीक है, देख लीजिए, अगर मेमोरी का सामग्री का स्वरूप खराब होगा, सही नहीं होगा, पुराना होगा, क्लियरिटी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, मेमोरी जो है घटेगा, मेमोरी प्रभावित होगा। वहीं पर बात किया जाए, अगर सामग्री अच्छा होगा, क्लियरिटी होगा, सामग्री कहा जाए तो कोई भी चीज़ें, कोई भी लिखावट भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकता है। अगर बात आपको क्लियर समझ में आ जाता है तो वो चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं। लेकिन अगर बातें जटिल लगे, नहीं समझ में आता है, तो उस चीज़ों को जल्दी ही भूल जाते हैं या उसी क्षण ही भूल जाते हैं। तो यही जो है सामग्री का स्वरूप होता है। ठीक है, सामग्री के स्वरूप में देख सकते हैं यहाँ पे सामग्री की स्पष्टता है, क्लियरिटी ऑफ सामग्री, जैसे कितना अच्छा से चीज़ें लिखा हुआ है, कितना स्पष्ट तरीके से आप चीज़ों को समझे हैं। तो यह स्पष्टता होना सामग्री में ज़रूरी होता है। सामग्री का मतलब कोई भी मटेरियल हो सकता है, समझ गए ना। उत्तेजना की ताजगी, मतलब कोई भी चीज़ें हैं आप जो सीख रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा फ्रेशनेस है, आपके जो एक्साइटमेंट है वह कितना ज़्यादा जो है तरोताज़ा है। अगर मुरझाए हुए रहेंगे, सीखने के प्रति उतना ज़्यादा तत्पर नहीं रहेंगे, तो कैसे सीख पाएंगे, कैसे स्टोर कर पाएंगे चीज़ों को, यही चीज़ें हैं। तो उत्तेजना का ताजगी भी जो है सामग्री को प्रभावित करता है। अब उसके बाद है मीनिंगफुल। अब कोई भी चीज़ें हैं, जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने कठिन वर्ड जो है आता है, ऐसे में कठिन वर्ड जो है आपको क्या करता है, उतना ज़्यादा जो है आपके कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, जिससे वह चीज़ों को याद करते हैं थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो यानी सार्थक होना, जो सार्थक का मतलब है मीनिंगफुल, जिसको याद करने के बाद रुचि से याद हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, उसमें कोई जो है दिक्कत ना हो पढ़ने में और समझने में, तो ही जो है सार्थक होता है। तो किसी भी चीज़ को सार्थक होना ज़रूरी होता है अच्छे से याद करने के लिए। उत्तेजना की तीव्रता और अवधि, उत्तेजना की तीव्रता और अवधि, सामग्री जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को अच्छे से जो है समझते हैं, इंटेंसिटी आपका जितना बढ़िया होता है, जितने समय लगाते हैं उतने ही जो है किसी भी चीज़ को जो है स्टोर करके लंबे समय तक रखते हैं। तो ये जो है आपके कुछ चीज़ें हैं जो सामग्री जो है स्पष्ट करता है। तो यह सामग्री की स्पष्टता हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अभ्यास। अब आपको जो है यह नकारात्मक चीज़ें हैं, अब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। अब अभ्यास आप बार बार करके आप अपने मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं कहता है कि अगर कोई चीज़ें याद नहीं हो रहा है तो उसे बार बार जो है पढ़े, बार बार अभ्यास करें, बार बार एक्सरसाइज करें, जिससे जो है स्मृति में सुधार होगा और स्मृति में इम्प्रूव होगा। कोई चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करके अपने मेमोरी में रख पाएंगे। तो यही एक्सरसाइज भी व्यक्ति को मेमोरी को इम्प्रूव करता है। अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करेंगे, अभ्यास अगर आप अभ्यास अगर निरंतर नहीं करते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं, छोड़ के अभ्यास करेंगे, तो मेमोरी को यह अभ्यास क्या करता है, प्रभावित भी करता है। तो दोनों तरीक़ा से करता है। अभ्यास बढ़ाएगा भी अगर पॉजिटिव वे में होगा तो, और निगेटिव वे में अगर एक्सरसाइज होगा तो मेमोरी को घटाएगा भी। समझ गए। तीसरा देखिएगा, याद करने की विधि। याद करने की विधि का मतलब है कि यहाँ पे देख सकते हैं स्मृति पर सीखने की विधियों का भी प्रभाव पड़ता है। स्मृति की प्रक्रिया में पूर्ण विधि की अपेक्षा अंश विधि तथा निष्क्रिय विधि की अपेक्षा सक्रिय विधि ज़्यादा प्रभावी होता है। इस प्रकार अंतराल रहित विधि की जगह अंतराल युक्त विधि अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, अंतराल रहित का मतलब होता है कि जहाँ पे अंतराल न हो। अगर आप लगातार जो है लगातार किसी भी चीज़ को याद करते हैं और किसी भी चीज़ को आप एक दिन गैप कर करके आप याद करते हैं, तो जो आप लगातार काम करेंगे उससे ज़्यादा बेटर आपका जो है एक दिन गैप करने वाला रिजल्ट देता है। तो यही कहता है कि आपका याद करने का विधि कैसा है, तो ये जो है बहुत बड़ा निर्भर करता है। जैसे आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं, याद करते हैं, वो मेमोरी में आपका स्टोर होता है। लेकिन आप लगातार जो है कंटिन्यू किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, लगातार याद कर रहे हैं, तो इससे माइंड में जो है घचपच हो जाता
जाता है, नहीं कहता है कि ये माइंड में घचपच हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। तो यह कहीं ना कहीं आपके लगातार का देन है कि आप लगातार उसको पढ़े जा रहे हैं और माइंड से वो आउट होते जा रहा है, कन्फ्यूज होते जा रहे हैं। तो इसका विधि है, याद करने का विधि के तहत आप एक एक दिन अंतराल कर कर के चीज़ों को याद करें तो आपको जो है बेटर रिजल्ट देगा और अच्छे से जो है आप चीज़ों को स्टोर करके भी रख पाएंगे। तो यह जो है याद करने की विधियाँ महत्वपूर्ण है, समझ गए। चलिए, चौथा है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी चाहे पढ़ रहे हैं चाहे कोई भी चीज़ें है, अगर आप उसको आपको माइंड में स्टोर करना है अच्छे से, जैसे आप समझिए कोई क्वेश्चन ही याद कर रहे हैं और वो क्वेश्चन याद कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान कितना मतलब कॉन्स्टेंट जो है वह केंद्रित है ध्यान, ये आपको निर्भर करता है उस याद पर। अगर आप ध्यान को जितना ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा सामग्री पर, उतने ही जो है आपके अंदर मेमोरी बढ़िया होगा, चीज़ों को जो है माइंड में सेट होगा, स्टोर होगा। अगर आप आधा ध्यान इधर देंगे क्वेश्चन पर और आधा ध्यान जो है कहीं बैंड बजा या कहीं डीजे बज रहा होगा या कहीं डांस हो रहा होगा तो आधा ध्यान उधर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी से चीज़ें कंप्लीट रूप में मेमोरी में नहीं बैठ पाएगा और वही जो चीज़ें होता है कन्फ्यूजन भरा होता है। तो इसलिए ध्यान जितना अच्छा होगा मेमोरी भी स्टोर अच्छे से उतना ही होगा, ठीक है ना। चलिए, पाँचवा देखिएगा उद्देश्य। अब लोग कहता है ना कि रे पढ़ाई कर रहे हो तो कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, यानी उद्देश्य का मतलब होता है कि आप किसी न किसी चीज़ को, लक्ष्य को माइंड में रहकर स्टोर करके चल रहे हैं और यह उद्देश्य के प्राप्ति ध्यान में रहकर जो है प्रयास किया जाता है और यही कारण है कि आपके जो है मेमोरी में उस चीज़ के प्रति इमेज बन जाता है, एकदम माइंड में जो है उस चीज़ें बैठ जाता है कि हमें ये चीज़ें करना है और वही जो है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है और यह उद्देश्य मेमोरी को स्टोर करने में अच्छे से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। और अगर उद्देश्य बढ़िया नहीं होगा तो मेमोरी को डाउन कर देगा, प्रभावित कर देगा, ठीक है। चलिए, छठा देखिएगा मानसिक समीक्षा, मेंटल एनालिसिस। मेंटल एनालिसिस का मतलब है यदि किसी विषय सामग्री की मानसिक समीक्षा करने उसे याद किया जाए तो उसकी स्मृति दीर्घावधि होता है। मेंटल एनालिसिस का मतलब है अगर आपके पास कोई विषय वस्तु है, कोई विषय सामग्री है, अगर आप उस पर आप मेंटल समीक्षा करते हैं, मेंटल एनालिसिस करते हैं, मतलब दिमाग में उस चीज़ें का विश्लेषण करते हैं, नहीं होता है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ आप उसके माइंड में जो है एक इमेज बैठा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो यह एनालिसिस करने से जो है मेमोरी लंबे समय तक चलता है, दीर्घ समय तक स्टोर होकर चीज़ें रह पाता है, ठीक है ना। तो मन में किसी भी चीज़ को, आप कोई भी क्वेश्चन को याद कर रहे हैं और उसके अच्छे से अगर स्टोर करना है मेमोरी में ताकि भूले नहीं, तो आप जो है उस क्वेश्चन को एक बार माइंड में ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए। और माइंड में एनालिसिस जो है आप जो है कहीं भी बाथरूम, कहीं भी बैठते हुए कहीं भी मन में सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में और वह लंबे समय तक चलेगा, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया, ये सब जो है मेमोरी को बढ़ाता है और घटाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विषय सामग्री के प्रति रुचि। अब आप जो है चाहे कोई विषय हो, कोई सामग्री हो, कोई वस्तु हो, कोई काम हो, किसके प्रति आप कितना रुचि से आप काम कर रहे हैं, कितना रुचि से याद कर रहे हैं, कितना रुचि से कुछ भी कर रहे हैं, जिसको आपको माइंड में रखना है उसका रुचि कितना आपके अंदर है, ये चीज़ें बहुत बड़ा निर्भर करता है। अगर आपके अंदर रुचि नहीं है, अधूरा मन से काम करेंगे तो क्या होगा कि ये जो मेमोरी होगा वह आपके माइंड से आउट होगा, क्योंकि आपके प्रति आपको जो है उसके प्रति दिलचस्पी, इंटरेस्ट है ही नहीं, तो क्या होगा वैसे में वहाँ से जो है धीरे धीरे डिलीट होगा, समझ गए। तो रुचि होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक माइंड में रखने के लिए, स्टोर करके, समझ गए ना। तो यही 7 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि मेमोरी को कौन कौन से चीज़ें हैं जो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अगर नकारात्मक वे में होगा तो घटा देगा मेमोरी को, अगर सकारात्मक वे में होगा तो मेमोरी को इम्प्रूव करेगा। तो ये कुल 7 पॉइंट याद रखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मेमोरी आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। मेमोरी से क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा तब कहेगा मेमोरी क्या होता है, मेमोरी का प्रकार लिखे, मेमोरी का जो है प्रभावित करने वाले या फिर मेमोरी को वृद्धि करने वाले कारक को बताए, समझाए, ठीक है। चलिए, हो गया समाप्त, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अस्थिकरण किसे कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता लिखें। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी तो पूछा नहीं है लेकिन इस बार लग सकता है कि यह क्वेश्चन पूछ सकता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्तरीकरण क्या है, देख लीजिए।
सामाजिक अस्थिरीकरण क्या होता है देख लीजिए। सामाजिक अस्थिरीकरण से तात्पर्य समाज में विभिन्न समूहों को उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित करने और उसी के अनुसार सामाजिक संरचना में उनकी स्थिति एवं भूमिका को निर्धारित करने की सामाजिक व्यवस्था से है। देखिए, सामाजिक अस्थिरीकरण का मतलब होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके समाज में यह एक व्यवस्था है। अस्थिरीकरण क्या है? अस्थिरीकरण एक व्यवस्था है जिसमें आपको इस प्रकार से एक लेवल में, एक स्तर में बांटा जाता है जो आपको उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में, सामाजिक स्थिति में भूमिका जो है दिया जाता है। जैसे देखते होइएगा कि समाज में हमारे विभिन्न प्रकार से लेयर बना हुआ है, स्तर बना हुआ है, गरीबी, अमीरी, हऊ जात, ऊ जात, और सब जो है कास्ट को अपना अपना जो है कर्तव्य मिला है, भूमिका मिला है। जैसे नाई जो होते हैं तो उनको समाज में क्या भूमिका मिला है कि वह जो है लोगों को बाल दाढ़ी ये सब करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो देखते होइएगा कि जो मतलब बहुत सारे ऐसे हैं मोची होते हैं, तो उनका जो है काम है, समाज में स्तर है कि वह अपने भूमिका, उनका क्या है कि वो समाज में लोगों को जो है एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। समझ सकते हैं मोची का क्या काम होता है। वहीं पे बात किया जाए तो ऊपर की बात किया जाए तो देखते होंगे पंडित होंगे, तो उनको समाज में क्या काम है कि वह जो है समाज में लोगों को जागृति करते हैं, धर्म के प्रति पूजा पाठ ये सब कराते हैं, तो उनको जो है एक जाति के अनुसार वो वहाँ पे दे दिया गया। उसी प्रकार से देखते होइएगा जो ग्वाला होते हैं, ग्वाला का काम होता है कि मवेशी को जो है सेवा करना, उनसे दूध निकालना, लोगों तक पहुँचाना। तो ये सब जो कार्य होता है ये समाज में एक उनके स्थिति में विभाजित किया जाता है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है, और उन्हीं के विभाजन के अनुसार उनको जो है समाज में एक स्थिति और एक भूमिका निर्धारित किया जाता है, और ये जो है यह एक सामाजिक व्यवस्था होता है। समझ गए ना। सीधा समझिए कि सामाजिक अस्थिरीकरण का मतलब होता है कि समाज को विभिन्न समूहों में बांटना, और विभिन्न समूहों में बांटकर उसी के अनुसार जो है उसके भूमिका और स्थिति को तय करना, निर्धारित करना, यही एक सामाजिक अस्थिरीकरण है, अस्थिरीकरण है, और यह एक सामाजिक व्यवस्था है जो हमेशा से चले आ रहा है। ठीक है, चलिए। सामाजिक अस्थिरीकरण के द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाती है। विकसित और जटिल समाजों में यह प्रक्रिया असंख्य स्तरों का निर्माण कर रही है। देखिए, सामाजिक जो अस्थिरीकरण है इससे समाज में जो है विभिन्न स्तरों का जो है बंटवारा हो गया है, विभाजित हो गया है। अब इसमें जो है विभिन्न, आजकल देखते होइएगा कि पहले तो जो मैंने बताया वो उनके अनुसार, उनके जाति के अनुसार जो है उनको काम बांटा गया, उनको स्तर, उनको जो है भूमिका दिया गया कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। ठीक है। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे ये जो है आज के समय में जो ये सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक अस्थिरीकरण, इसके द्वारा जो है विभिन्न सामाजिक जो व्यवस्था है जो इसको विभिन्न स्तरों में विभाजित कर दिया है। ठीक है। तो जिसके असंख्यक स्तर का निर्माण करता है, यही जो है आपके सामाजिक अस्थिरीकरण। हाँ, उम्मीद है आप लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में समझ गए होंगे। इसके परिभाषा देख लीजिए, एक हम लोग वैज्ञानिक के नाम लिए हैं, समझ गए ना, समाजशास्त्री का रेमंड मूरे के अनुसार। रेमंड मूरे ने कहा कि अस्थिरीकरण उच्च और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिक विभाजन है। देखिए, सीधा समझिए कि अस्थिरीकरण, अस्तरी मतलब स्तर, स्तर के मतलब क्या होता है? लेयर। लेयर का मतलब क्या होता है कि अलग अलग लेयर में विभाजित होना, मतलब स्तर होना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यही स्तर होता है ना स्तर। तो इसी स्तर को जो है हम लोग अलग अलग लेयर बना दिया गया है, अलग अलग जो है समाज में भूमिका के अनुसार से इनका स्तर बांट दिया गया है, कर्तव्य के अनुसार, और यही जो है एक सामाजिक स्तर को बनाता है, जिसे हम लोग सामाजिक अस्थिरीकरण कहते हैं, जिसमें उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों को बंटवारा को ही सामाजिक क्षैतिक विभाजन होता है। ठीक है ना। तो रेमंड मूरे ने भी कहा कि अस्थिरीकरण उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में समाज को विभाजन करना है। ठीक है ना। मतलब समाज को उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में विभाजन करना ही सामाजिक अस्थिरीकरण कहलाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, सामाजिक अस्थिरीकरण का क्या विशेषता होता है? कैरेक्टरिस्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। चलिए हम लोग इसके निम्न विशेषता को देखते हैं। पहला देखिए, यह एक पुरानी प्रक्रिया है जो कई वर्षों से चली आ रही है ताकि समाज में संतुलन एवं उत्पादन बनाए रखी जा सके। देखिए,
स्तरीकरण जो है, स्टार्टिफिकेशन जो है, यह एक समाज का पुरानी कल्चर है, एक पुरानी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके तहत यह वर्षों से, न जाने कई हजार वर्षों से यह चलते आ रहा है, जो समाज को संतुलन और उत्पादकता बनाए रखी जा सके, इसके लिए यह जो है स्तरीकरण को बनाया गया। ठीक है ना। दूसरा है, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है। यह जो स्तरीकरण है, यह प्रत्येक समाज में पाया जाता है। अब देखिएगा, कुछ बुद्धिजीवी हमारे देश में है जो कहते हैं कि जातियों को अनुसार जो है लोगों को बांटा गया, जबकि देखिए ऐसा नहीं होता है। ये जो स्तर होता है, भले जाति के हिसाब से बांटे या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर बांटे या फिर कुछ भी आधार पे समाज में जो है लोगों को स्तर बनाए, लेयर बनाए, तो यह कहीं ना कहीं सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। भले आप इंडिया में है तो जाति के आधार पर आपका स्तर बना होगा और आपका भूमिका दिया होगा, समझ गए ना। तो इसका स्तर भले ही अलग अलग हो सकता है। कोई ऐसे देश होगा जहाँ पे हो सकता है आर्थिक स्थिति के आधार पर उसका स्तरीकरण किया गया होगा कि अगर एक गरीब है तो इनका ये काम है, इनका ये भूमिका है, ये मिडिल परिवार का है तो इनका ये काम रहेगा, इनका ये भूमिका रहेगा। कोई अगर हाई प्रोफाइल घर के हैं तो उनका ये काम है, उनका ये भूमिका रहेगा समाज के लिए। तो भले अलग अलग आधार हो सकता है समाज के जो है स्तर को, समाज को जो है विभाजन का, बट सबका जो है मतलब वही होता है। चाहे कोई आर्थिक स्थिति पर समाज के स्तर का बंटवारा हुआ हो, या फिर कहीं जाति के आधार पर समाज का बंटवारा हो, कहीं लिंग के आधार पर जो है समाज का बंटवारा हो कि औरत ये काम करेगी, जेंट्स ये काम करेगा, ठीक है ना, बच्चे ये काम करेंगे। तो भले अलग अलग जगह हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हो सकता है आधार, लेकिन ये जो कोई कहता होगा कि समाज को बांटना सिर्फ जाति के आधार पर इंडिया में ही हो रहा है, तो ये 100% गलत है। ये उसका मूर्खता है, वो जो है पढ़ा नहीं है। क्योंकि ये जो सोशल स्टार्टिफिकेशन होता है, सामाजिक स्तरीकरण जो है, यह पूरे ऑल ओवर विश्व में पाया जाता है। भले ही ये अलग चीज़ें हैं कि उस देश में उसका आधार अलग है, इस देश में इसका आधार अलग है, तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। चलिए, इसीलिए कहा गया है कि यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, समझ गए ना। चलिए, तीसरा देखिएगा, यहाँ पे स्तरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, जो प्रत्येक समाज में उसका स्थान एवं पहचान प्रदान करती है। अब सच समझिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप ही को एक चीज़ बताता हूँ। कोई पंडित है तो लोग उसको पंडित किस तौर पे पहचानते हैं? लोग इसी तौर पे न पहचानते हैं कि वह जो है पूजा कराते हैं, उनका काम है कथा करना, वो लोगों को बीच में उपदेश देते हैं, तो इसी हिसाब से उनको न पहचाना जाता है समाज में कि यह पंडित है। इसी प्रकार से मैं बता दूं, कोई नाई होगा तो वो जो है अपना सैलून खोला होगा, या फिर गांव में देखते होइएगा तो घर घर जाकर भी जो है दाढ़ी मूछ ये सब बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनका पहचानना क्या है, उनके काम के आधार पर उनको पहचाना जाता है। यानी ये जो उनको स्तरीकरण मिला है, जो विभाजन हुआ है समाज में, यह उनको एक स्थान और एक पहचान भी दे रहा है कि नहीं, यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यह जीवन शैली तथा जीवन की घटनाओं पर आधारित होती है। और यह जो आपका सामाजिक स्तरीकरण है, यह बिल्कुल आपके जीवन शैली, लाइफ स्टाइल और आपके जीवन के घटनाओं पर ही आधारित होता है। मतलब आपके पिछले जो जीवन में चलते आ रहा है, आपके पिताजी जो किए, दादाजी जो किए, उसी हिसाब से आपको भी समाज में वो चीज़ें करते आ रहे हैं, और यही एक सामाजिक स्तरीकरण है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका विशेषता आप लोग देखिएगा, सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जैसे समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक समाज से जो है दूसरे समाज में भिन्न पाई जाती है। जैसे मैं बताता हूँ, कोई अगर आदिवासी क्षेत्र के लोग होंगे और कोई जो है मैदानी क्षेत्र के लोग होंगे, कोई पर्वतीय क्षेत्र के लोग होंगे, तो ये सब जो इनका जो ट्राइब जो होता है, शेड्यूल ट्राइब होता है, समझ गए ना, जो आदिवासी होते हैं, तो उनका एक अलग ही प्रक्रिया होता है समाज में, उनका अलग ही स्तरीकरण होता है। मैदानी क्षेत्र में आएंगे तो इनका अलग एक स्तरीकरण होता है। तो यह जो है, यह प्रक्रिया एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है, ठीक है ना। तो यह जो है आप विशेषता यहाँ पे सामाजिक स्टार्टिफिकेशन का देख लिए, आप लोग इसको समझ लिए कि ये क्या इसका विशेषता होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए, अब इसका यहाँ पे देखिए, सामाजिक स्तरीकरण का क्या महत्व और या क्या कार्य है। मतलब ये जो सामाजिक आपका स्टार्टिफिकेशन है, इसका समाज में क्या महत्व है, इसका क्या कार्य है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका कार्य क्या है, देख लीजिए। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में सहायक है। जैसे
कोई कम पढ़ा लिखा गांव में व्यक्ति है कोई कम पढ़ा लिखा गांव में व्यक्ति है, ठीक है ना, और वह जो है वह उसको कोई काम धंधा नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास खेत भी नहीं है, और वह एक जो है मोची है या फिर एक जो है नाई है, समझ गए। तो उनका काम क्या होगा, अगर वो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, वो जो है नहीं भी कुछ किए हैं, तो उनके इतना आता है, वो अपने घर से अपने फैमिली से सीखे हुए हैं कि वह किसी के जो है अपने पेशा के अनुसार अपने काम को कर कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, यानी उनके आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। यह सामाजिक स्तरीकरण, समझ गए ना। दूसरा देखिएगा, व्यक्ति को अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। ये जो सामाजिक स्तरीकरण होता है, यह व्यक्ति के अधिक कार्यों को प्रोत्साहित करता है करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्तरीकरण में विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों को पद प्रदान किए जाते हैं। इससे समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती है और सभी व्यक्ति परस्पर सहयोग द्वारा समाज को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते हैं। देखिए स्तरीकरण जो होता है, सामाजिक स्तरीकरण जो होता है, यह जो है आपके समाज में व्यक्तियों को जो मिलता है, पद मिलता है, वह योग्यता के हिसाब से होता है, समझ गए। भले ही लोग अब कहता हो कि पंडित है तो उसको अच्छा काम मिला कि वह पूजा पाठ कराएगा, बैठ के कमाएगा, तमाम तरीके की बातें कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि समाज में उसको यह पद तब मिला जब उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी था, कोई ना कोई गुण था, ठीक है ना। इसी प्रकार से और सारे जो वर्कर है, जो अपने कास्ट के हिसाब से या अपने धर्म के हिसाब से, चाहे अपने जो भी चीज़ के हिसाब से अपने कार्य करते हैं, जो समाज में उनको एक स्तर देता है, विभाजन करता है अलग अलग तरीके से, तो यह कहीं ना कहीं उसी प्रकार की योग्यता रखते थे, तभी जाके उनको उस प्रकार के पद मिला और उनको जो है यह पद के थ्रू वह अपने समाज को सुचारू रूप से चलाने में योगदान भी देते आ रहे हैं और देते हैं। तो यह जो है सामाजिक स्तरीकरण का यह महत्व है कि वह समाज को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देता है और इसमें व्यक्ति को पद जो मिलता है वह उसके योग्यता के हिसाब से मिलता है। समझिए अगर किसी को बाल दाढ़ी बनाने नहीं आएगा तो क्या किसी को कोई बाल दाढ़ी बना पाएगा? उसका योग्यता अगर नहीं रहेगा बाल दाढ़ी बनाने का तो क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो इसलिए समाज में सबका अपना अपना काम बांटा गया ताकि समाज संतुलित रूप से चल सके सुचारू ढंग से, इसीलिए सब जो है योग्यता के अनुसार सबको बांटा गया, ठीक है ना। चलिए चौथा इसके महत्व या कार्य को देखिएगा कि स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करता है। व्यक्ति किस जाति, वर्ग एवं परिस्थिति समूह का सदस्य होता है, ठीक है, उसके विचार, क्रियाएं एवं मनोवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। मैंने पहले ही बता दिया कि व्यक्ति किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस समूह से आ रहा है, यह उसके विचार को, क्रिया को, मनोवृत्ति को प्रभावित करता है, भिन्न भिन्न होता है। तो यह कहीं ना कहीं सामाजिक स्तरीकरण से ही तय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके कार्य और महत्व को देखिएगा कि स्तरीकरण समाज में शक्ति संतुलन कायम रखता है। बिल्कुल सही है, समाज में शक्ति और संतुलन कायम रखता है। इसके अनुसार जो है योग्यता के अनुसार सबको अपना अपना हक मिलता है, काम मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्तरीकरण में जब एक व्यक्ति को एक निश्चित पद प्रदान किया जाता है तो वह अपने पद को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करता है। इससे व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना विकास होती है। अब जब स्तरीकरण में जब समाज का विभाजन होता है, मतलब विभाजन ये तो पहले से ही बना हुआ है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति अपने कामों को उसी प्रकार से करते आता है, तो ये जो समाज में एक स्तरीकरण बना हुआ है, जो एक विभाजन बना हुआ है, यह विभाजन कहीं ना कहीं समाज को संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है, क्योंकि सब अपने अपने योग्यता पद के हिसाब से काम करते हैं और सब चाहते हैं कि हम अपने पद पर कायम रखें, हम अपने पद पर जो है अडिग रखें, और इसके लिए वह और ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा अपने कर्तव्य और निर्वहन निष्ठापूर्वक काम को करते हैं, और यह कारण है कि वह अपने कामों को, उत्तरदायित्व को निभा पाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपके, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो 7वां पॉइंट आपका कहता है कि स्तरीकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित किया जाता है और व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार ही उसे कार्य सौंपे जाते हैं। समाज में जो है एक क्या किया जाता है कि स्तरीकरण किया जाता है, वह जो है उसके परिस्थिति के अनुसार ही उसका कार्य सौंपा जाता है, उसके समाज में जो स्थान है उसी के अनुसार उसके कार्य को सौंपे जाते हैं। यह जो है स्तरीकरण का एक महत्व है, समझ गए। चलिए
8वां पॉइंट देखिएगा, स्तरीकरण व्यक्ति परिवर्तन को प्रोत्साहन देता है। और स्तरीकरण जो होता है यह चेंजेज परिवर्तन को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, मतलब मोटिवेट करता है, आगे बढ़ाता है। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक स्तरीकरण में कार्यों का निर्वाह कर सामाजिक एकता जो है बनाए रखा जाता है और संगठित बनाया जाता है। ऐसे जो है स्थिति में संघर्ष से बचा जाता है और यह जो है सब अपने अपने कार्य को अपने अपने योग्यता अपने अपने स्तर के हिसाब से निभाते हैं। समझ गए। चलिए 10वां देखिएगा, यहाँ पे सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचे एवं नीचे पदों की व्यवस्था होती है। व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसमें समाज में नई सोच पैदा होती है, नए आविष्कार होते हैं और समाज आगे बढ़ता है। देखिए, जिसको समाज में अगर बड़ा बनना होता है तो आप लोग देखते हैं कि वह एक अलग कार्य करता है, अलग सोचता है, तो जिससे होता यह है कि एक दूसरे में ललक बढ़ती है चीज़ों के करने का, एक दूसरे में कॉम्पिटिटिव होता है, कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, जिससे सब अपने अपने आगे बढ़ने के लिए नए नए सोचते हैं और नए नए सोचते हैं तो नए नए विकास होता है और समाज आगे बढ़ता है। और यह एक सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण चीज़ें है। समझ गए। लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, सामाजिक स्तरीकरण के महत्व और कार्य में कि सामाजिक स्तरीकरण में समाज के कार्यों का विभिन्न लोगों में विभाजन कर दिया जाता है। श्रम विभाजन और विशेषकरण के कारण कार्यकुशलता बढ़ती है, साथ ही यह सामाजिक एकता एवं संगठन को सुदृढ़ बनाता है। स्तरीकरण क्या करता है कि आप जिस भी संगठन में काम करेंगे वहाँ आपको जो है अलग अलग कामों में आपकी योग्यता के अनुसार जो है विभाजित कर दिया जाएगा और फिर जो है वह एकता और संगठित बनाता है, संघर्ष से बचाता है, यह प्रतिस्पर्धा को लाता है और यहाँ पे नए नए चीज़ें लोग सीख पाते हैं। एक दूसरे के बीच में जो है क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, संघर्ष कमता है, सब आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सब कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से और फिर जो है कंपटीशन होता है तो नए चीज़ों पर बल दिया जाता है, सोचा जाता है। और जब नए चीज़ें सोचा जाता है तो फिर जो है क्या होता है कि समाज में नए चीज़ें का आविष्कार होता है। तो यह सब जो है समाज में विभाजन के कारण ही हो पाता है, जिसे हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो मैं पहले ही बताया कि सामाजिक स्तरीकरण का अलग अलग आधार है, अलग अलग बेसिस पर जो है समाज को बांटा गया है। ठीक है, देख लीजिए। देखिए, समाज स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, ये तो ऊपर ही देखे हैं, किंतु उसके आधार समान नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि यह यूनिवर्सल है, यह जो है पूरे विश्व में पाया जाता है स्तरीकरण यानी समाज में विभाजन। लेकिन भले ही इस सब का जो है अलग अलग जो है सबका अपना अपना आधार होता है। ठीक है। स्तरीकरण के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक जूलॉजिकल बेसिस होता है और एक सोशल कल्चरल बेसिस होता है। कुल दो प्रकार से जो है बांटा जाता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को, यानी सामाजिक स्तरीकरण को दो भागों में, एक प्राणी शास्त्रीय आधार और एक सामाजिक संस्कृति आधार, दो भाग पर बांटा जाता है। ध्यान से देख लीजिए, जूलॉजिकल बेसिस, सोशियो कल्चर बेसिस। ठीक है। चलिए, प्राणी शास्त्र में कौन कौन आता है देख लीजिए। समाज में व्यक्तियों एवं समूहों की उच्चता एवं निम्नता का निर्धारण प्राणी शास्त्र आधार पर किया जाता है। प्रमुख प्राणी शास्त्रीय आधारों में लिंग पर, आयु पर, प्रजाति पर, जन्म आदि को लिया जा सकता है। यानी जो जूलॉजिकल बेसिस होता है इसमें व्यक्तियों के जो है उच्चता और निम्नता को निर्धारित किया जाता है और यहाँ पे व्यक्ति जो है अपने प्राणी शास्त्रीय आधारों पर जो है इसे विभाजन होता है। और यह मुख्यतः जो है होने वाला जो आधार है वह सेक्स यानी लिंग के आधार पर, आयु एज के हिसाब से और प्रजाति रेस के हिसाब से, जन्म ये सब के जो है हिसाब से व्यक्ति को विभाजन किया जाता है और उसके योग्यता को कामों को दिया जाता है। तो यही जो है सामाजिक स्तरीकरण होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, इसी प्रकार से देख लीजिए, लिंग है, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के रूप में समाज का स्तरीकरण सबसे प्राचीन है। जैसे स्त्री अलग कार्य करती है, पुरुष अपना अलग कार्य करते हैं और स्त्री अलग कार्य करती है। ठीक है। तो ये जो है लिंग के आधार पर है। आयु के आधार पर, जैसे जो चीज़ें प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आयु के व्यक्ति को ही प्रदान किया जाता है। ठीक है। प्रजाति जैसे होता है कि प्रजाति और जन्म से
जन्म से उच्च कुल, ये दोनों मान्यताएं कभी कभी महत्व रखती है, किंतु आधुनिक समाज में ये बातें अब गौण, सब्सिडरी या सेकेंडरी होकर रह गई है। देखिए कहा गया है कि जो स्तरीकरण है इसको प्रजाति यानी रेस भी क्या करता है, विभाजन करता है, इसका एक आधार है। लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे गायब हो रहा है कि प्रजाति जो है व्यक्तियों को विभाजन करता है। ठीक है, उसी प्रकार से जूलॉजिकल जो बेसिस है उसमें शारीरिक और बौद्धिक कुशलता है। बिल्कुल सही है, जो व्यक्ति अच्छे बौद्धिक के होते हैं, अच्छे मानसिक कुशलता योग्यता के होते हैं, तो उनको उसी प्रकार से उनके काम दिया जाता है और वो जो है अपने आप सही और सराहनीय कार्य करते हैं जिनका शारीरिक और बौद्धिक कुशलता होता है। तो इस आधार पर भी जो है बांटा जाता है। अब बी नंबर देखिएगा, सामाजिक संस्कृति के आधार। सामाजिक संस्कृति के आधार पर प्रमुख चीज़ें हैं, देख लीजिए। पहला है प्रॉपर्टी, संपत्ति के आधार पर भी समाज में स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, संपत्ति के असमान रूप से घटने और बढ़ने के साथ समाज में व्यक्ति का भी स्तर घटता और बढ़ता है। तो पहला प्रॉपर्टी जो ऊंच नीच बनाता है लोगों को कि यह धनिक है, ये गरीब है, इस प्रकार से समाज में विभाजन होता है अमीर गरीब का। ठीक है ना। दूसरा है व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब होता है कि सामाजिक कल्चर जो है, सामाजिक कल्चर के आधार पर व्यवसाय भी लोगों को विभाजन करता है। जैसे व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। समाज में कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो समाज में एक विशेष लोगों को ही वो जो चीज़ें व्यवसाय है दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि नाई जो होंगे वह अपने नाई का काम करते हैं, सैलून करते हैं। पंडित जो होंगे वह पंडितार करेंगे। उसी प्रकार से जो ग्वाला होंगे अपने ग्वाला वाला काम करेंगे। तो ये जो है सामाजिक स्तर पर विभाजन होता है। ठीक है। तीसरा है धार्मिक ज्ञान। धार्मिक ज्ञान पर भी विभाजन होता है। धर्म प्रधान समाज में धर्म भी स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न होते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं, धर्म के अध्ययन में रहते हैं, उन्हें समाज के लोगों से ऊंचा माना जाता है। जैसे पंडित क्या करते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं, कर्मकांड में संलग्न रहते हैं, धर्म का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इनको जो है समाज में ऊंची दर्जा दिया गया है। तो यह भी एक सामाजिक स्तरीकरण है, विभाजन का ही एक रूप है। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर। अब जो है पॉलिटिकल पावर भी व्यक्ति को समाज में विभाजन करता है, स्तरीकरण करता है। कि जैसे देखते होइएगा कि बहुत बड़े बड़े नेता, राजनेता सब होते हैं, तो उनका एक अलग ही रुतबा, अलग ही पावर होता है। तो पॉलिटिकल पावर भी जो है व्यक्ति को समाज में विभाजित करता है। और यही जो है आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का अंतिम पॉइंट था, जो कि सोशल आपका स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक आधार पर समाज का स्तरीकरण। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं, तब तक आप लोग का अपना ख्याल रखिएगा। आज ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बता दिया। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी लॉन्ग में पूछ सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा, आसान है, बस चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी इसमें का जो मैटर है वह बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए। स्तरीकरण के सीधा सीधा मतलब होता है कि विभाजन करना, अलग अलग समूह में अलग अलग चीज़ों में योग्यता के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, काम के हिसाब से, हर एक तरह के हिसाब से समाज में विभाजन करना अलग अलग आधारों पर। जो आप देखे हैं वही सामाजिक स्तरीकरण होता है। ठीक है, धन्यवाद।